दोस्त मान लो आपके पास ना कुछ नंबर ऑफ सेल्स पड़े हुए हैं, यानी कुछ सेल्स हैं जो आपके पास हैं। अब मान लो कि आपने डिसाइड किया कि मेरे को ना 50 वोल्ट का सेल चाहिए, और आपने देखा जो आपके पास सेल्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी, उसमें कोई भी 50 वोल्ट का सेल नहीं था। अब आप क्या करोगे? आप सिंपली एक शॉप पर जाओगे और उसको बोलोगे भाई मेरे को ना 50 वोल्ट का एक सेल दे दो, और वो आपको निकाल के दे देगा। तो यहां बात आती है, क्या कोई और भी तरीका था जिससे कि आपको 50 वोल्ट का सेल शॉप से जाके ना लेना पड़ता? तो जवाब है हाँ था। जो आपके पास ना सेल्स पड़े हुए थे ना, आप उनको कंबाइन करके जो डिजायर्ड वैल्यू थी उसे पा सकते थे। मैं ये नहीं कहूंगा एग्जैक्टली वो वैल्यू मिलती मिलती ना मिलती वो अलग बात है, लेकिन हम सेल्स को कंबाइन करके एक नई वैल्यू को ढूंढ सकते हैं या नई वैल्यू हमें मिल सकती है। तो पहली बात तो आपको ये समझ आ गया कि सेल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब मैं कहूं कि सेल्स दो तरीके से कंबाइन होते हैं, सीरीज और पैरेलल में। अब आपको याद होगा, आपने 10th में भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज पैरेलल में होते थे। सेम कॉन्सेप्ट सेल के लिए लगता है, सीरीज में भी कनेक्ट होते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट होते हैं। तो आज हम यही जानेंगे अपनी इस वीडियो में कि भाई सेल को अगर सीरीज में कनेक्ट करो तो क्या फर्क आता है, मतलब ये सीरीज है, क्या फर्क आता है, और अगर सेल को पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या फर्क आता है। ये सारा डिस्कशन आज की हमारी इस वीडियो में होने वाला है। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से। क्या टॉपिक है? टॉपिक है हमारा कि भाई सेल्स को जब हम सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी हमें ये तो पता चल गया कि भाई सेल को हम कंबाइन कर सकते हैं। मान लो हमारे पास 5 वोल्ट का सेल है, 6 वोल्ट का सेल है, और हमें कोई और वैल्यू चाहिए जो 5 और 6 ना हो, तो हम उसे कंबाइन करके ढूंढ सकते हैं। पर कैसे ढूंढेंगे वही बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं सीरीज की। अ सिंगल सेल प्रोवाइड अ feeble current in order to get a higher current in circuit we often use a combination of cells, two or more cells। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो सिंपल भाषा में मैंने बता दिया कि भाई कभी कभी एक सेल बहुत कम करंट देता है, और आपको जब ज्यादा करंट चाहिए तो आपको सेल कंबाइन करने पड़ेंगे ताकि आपको ज्यादा करंट मिल सके। अब देखेंगे उनका कॉम्बिनेशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। तो जो सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है वही बैटरी होता है, और आपको पता है बैटरी का क्या काम होता है, करंट प्रोवाइड करती है बैटरी। ठीक है, सेल्स का कॉम्बिनेशन बैटरी होता है। सेल्स कैन बी जॉइन इन सीरीज, पैरेलल एंड इन मिक्स्ड वे। यानी जो सेल्स हैं आपके वो सीरीज में कंबाइन हो सकते हैं, वो पैरेलल में कंबाइन हो सकते हैं, मिक्स्ड भी हो सकते हैं। मिक्स्ड मीनिंग कुछ पार्ट सीरीज में हो और सीरीज वाला पैरेलल में हो, सीरीज पैरेलल दोनों के, ये भी हम बात करेंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सीरीज को नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, नोट कर लिया मेरे भाई, सारा नोट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे सेल्स इन सीरीज। हम सीरीज में सेल्स को कब कहते हैं? व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, यानी एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल, व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल एंड सो ऑन, द सेल आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। यानी जब आप एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो हम उस टाइप के कॉम्बिनेशन को, उस टाइप के कनेक्शन को सीरीज में कहते हैं। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कभी, आप ना उसका जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड हो गया, या किसी किसी जगह पे ऐसे टॉर्च, खास करके यहाँ टॉर्च में जब हम बल्ब लगाते थे तो कैसे लगाते थे, एक पॉजिटिव होता था दूसरा नेगेटिव होता था, दो बल्ब लगते थे टॉर्च में, खोल के पीछे से लगाते थे तो दो बल्ब होते थे, वो दो सेल होते थे, सॉरी, तो दो सेल होते थे। कैसे कंबाइन होते थे? वो सीरीज में कंबाइन होते थे। तो आपने देखा था ना, एक पॉजिटिव होता था दूसरा नेगेटिव लगाना पड़ता था। जब भी आप पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर देते थे तो वो टॉर्च जलती नहीं थी, समझ रहे हो ना। तो सेल को सही तरीके से लगाना पड़ता था, यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो ये कॉम्बिनेशन जो दिखाया गया है डायग्राम में, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो ये नेगेटिव, ये गया पॉजिटिव से, ये नेगेटिव गया अगले पॉजिटिव से, ये नेगेटिव गया अगले पॉजिटिव से, एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर कहेंगे 1 2 3 4, तो ये पॉजिटिव इधर लास्ट में और ये नेगेटिव लास्ट में। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन हुआ सेल का, वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हुआ। क्लियर है मेरे भाई? अच्छे से देख सकते हो। फिर आगे बात करते हैं।
आगे है सपोज, अब हम निकालेंगे कि भाई कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है उसमें किस तरीके से सेल कंबाइन करता है, ठीक है, वो निकालेंगे। सपोज टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, हम शुरुआत करते हैं दो सेल से, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, 3 4 5, लेकिन मिनिमम तो दो ही सेल होते हैं। तो उन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि भाई सीरीज में कंबाइन है, पहली बात तो फिर क्या फर्क पड़ेगा अगर सीरीज में कंबाइन है तो, ठीक है। सपोज टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी आपके पास दो सेल हैं, ठीक है मेरे भाई, दो सेल हैं जिसमें से एक सेल का EMF E1 है और एक सेल का EMF E2 है। एक बात हो गई EMF की। अब भैया इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो गया, तो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और एक सेल का रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड C, यानी A और C दो पॉइंट है, ध्यान से समझना, A और C दो पॉइंट है, डायग्राम को पहले बहुत ही अच्छे से प्यार से समझ लो। A और C आपके दो पॉइंट हैं, आपके दो सेल लगे हुए हैं, एक का EMF E1 है, एक का EMF E2 है, ठीक है। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। A to B, B to C, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है, इसका नेगेटिव उधर जुड़ेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई, डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया। A to C दो सेल कनेक्ट है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, कैसे पता चलेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इनका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। साथ में ही अभी ही इक्विवेलेंट डायग्राम भी बना लेता हूं कि मान लो इनने कंबाइन होकर, अब इतना तो कंफर्म है कि EMF कंबाइन होकर बदल जाएगा, EMF कंबाइन होकर बदल जाएगा। अभी ये नहीं बात कर रहा हूँ कितना होगा, मैं बात ही नहीं कर रहा, और रेजिस्टेंस में भी कुछ ना कुछ फर्क आएगा कंबाइन होने के बाद सेल्स के, मैं बात ही नहीं कर रहा कितना होगा। मैंने तो मान लिया EMF कुछ हो जाएगा, R भी कुछ हो जाएगा। तो अगर मैं इस वाले डायग्राम को ऐसे बना सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ऐसे बना लो। इससे फायदा क्या हुआ, A to C, यानी A to C पॉइंट लिया, अब ये दोनों सेल हो गए कंबाइन, तो बन गया एक सेल। अब कहोगे जब दो सेल कंबाइन होकर एक सेल बन गए तो इनका EMF क्या होगा, तो इनका EMF होगा EQ लिख दिया, E इक्विवेलेंट, यानी इनका इक्विवेलेंट। अब जो भी हो, हम नहीं बात कर रहे कि ज्यादा होगा कम होगा, हम कुछ कह ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि इन दोनों का EMF E1 E2 था, कंबाइन होके इक्विवेलेंट EMF हो गया। इनका रेजिस्टेंस R1 R2 था, कंबाइन होके REQ हो गया। तो ये डायग्राम इक्विवेलेंट हो गया इस वाले के। क्लियर है मेरे भाई? आगे लेट VA BB एंड VC आर द पोटेंशियल्स एट पॉइंट ABC। ABC पे अलग अलग पोटेंशियल मान लिए, ये VA मान लिया, ये VB मान लिया और ये VC मान लिया। रेस्पेक्टिवली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द टू सेल्स विल बी, यानी अब हम निकालेंगे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है, यानी VA VB और VC। क्लियर है? पहले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक नोट डाउन हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब आगे हम बात करते हैं कि जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल A पोटेंशियल B, इसके बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VA माइनस VB, और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VB माइनस VC। समझ रहे हो ना? एक बात तो करंट इधर जा रहा है, तो पहले मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाया था। उन्होंने बोला VA VB VC विद द पोटेंशियल एट पॉइंट ABC, इन्होंने ABC पर पोटेंशियल मान लिए, VA VB VC, ठीक है। द पोटेंशियल रेफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द टू सेल विल बी, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो VB माइनस VA, VAB कितना होगा, यहाँ लिख के थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि आगे जब आएगा तो कंफ्यूजन ना हो। VAB, तो VAB आपका कितना होगा मेरे भाई, VAB कितना हुआ, VA माइनस VB, VA माइनस VB होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट भाई? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ गए तो ये हाईएस्ट पोटेंशियल ऑब्वियसली, ठीक है। तो VA माइनस VB, तो आपको पता चल गया VAB। अब बात कर लेते हैं BC के बीच में, तो VBC कितना होगा, VBC, तो VB हाईएस्ट पोटेंशियल है माइनस लोअर पोटेंशियल, तो VB माइनस VC, ये आपके हो गए पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर और पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे, यानी VAB जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आपका इधर, VA माइनस VB, और VBC यानी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आपका जो यहाँ पर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? अब आगे हमसे यही बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो VAB मैंने निकाला, VA माइनस VB अभी भी निकाला, VAB। एक बार फिर से बना देता हूँ डायग्राम को, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं, ये मेरा डायग्राम है, ठीक है। मैंने इसको A पॉइंट माना, इसको B पॉइंट माना, इसको C पॉइंट माना। अब हमसे बोल रहे हैं कि VAB, यानी यहाँ का पोटेंशियल VA था, यहाँ का पोटेंशियल VB था, यहाँ का पोटेंशियल VC था, तो VAB कितना है A और B के बीच में, तो VA माइनस VB, यानी कि भाई यहाँ पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया आपका, तो VA माइनस VB। क्लियर है? अब VBC कितना हो जाएगा, VB माइनस VC, यानी जो पोटेंशियल पॉइंट B पर है यानी VB, और जो पोटेंशियल C पर है, इसका डिफरेंस यहाँ पर हमें पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया।
यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब हमें जैसे ही पोटेंशियल पता चल गया इनका ड्रॉप, तो क्या मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ? अब देखो VA, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसका जो भी EMF होगा, इसका जो भी EMF होगा माइनस जितना यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। भाई पोटेंशियल कितना होगा जो यहाँ पे EMF माइनस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, कितना ड्रॉप होगा? मान लो I करंट जा रहा है तो E माइनस आई R1 होगा कि नहीं होगा? जो पोटेंशियल होगा VA पे वो कितना होगा? E माइनस R1। ये भी कह सकता हूं क्योंकि खुद बताओ ना, अगर इस पूरे के पूरे जो सेल की बात हो रही है वो उसका EMF E है और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो कंबाइन हो रहे हैं सेल, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा? तो जो EMF है माइनस IR1 यानी करंट I आया, इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1। तो आपको यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो VAB को लिख सकता हूँ मैं E1 माइनस IR1 और VBC को लिख सकता हूँ मैं, जो ये वाला पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा वो कितना होगा? I करंट आया, R2 रेजिस्टेंस था, टोटल EMF E माइनस IR2, E माइनस IR2, यानी ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? B और C के बीच में। तो वही लिख दिया, VBC को लिख सकता हूँ E2 माइनस IR2। बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। अभी हमने सिंपली क्या किया है, हम इनको कंबाइन कर रहे थे, तो हमने पता किया कि पहले इनका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, क्योंकि दो ही सेल लिए हैं मैंने। तो पता चला कि VAB इस बीच में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है E माइनस IR1 और VBC यानी इस पॉइंट में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है E माइनस IR2। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। 10 द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड C ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज। तो अगर हम डायरेक्ट बात करें A और C के बीच में कितना कॉम्बिनेशन होगा, तो याद करो मैंने इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया था। मैंने माना था कि भैया एक काम करो, इन दोनों सेल को मैंने कंबाइन कर दिया, तो उन्होंने पूछा था फिर पोटेंशियल क्या रखोगे, तो मैंने बोल दिया था पोटेंशियल क्या रखना है। उनका कितना था? उनका पोटेंशियल था भाई A और C, ये दो ही पॉइंट है। अब B मैंने हटा दिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने इनको कंबाइन कर दिया तो इसका EMF मैंने मान लिया E इक्विवेलेंट। कितना मान लिया था EMF? E इक्विवेलेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना होगा। और इनका जो रेजिस्टेंस कंबाइन होके आया वो मैंने मान लिया था R इक्विवेलेंट। तो अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V है, VAC है। भाई जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है? VAC। कैसे निकलेगा पोटेंशियल? एक तो VA माइनस VC, वो तो बात ठीक है आपकी। कितना ड्रॉप होगा? जितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी यहां से निकाल लो टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हमारा हो जाएगा EMF कितना हो जाएगा? E इक्विवेलेंट। अब बात करेंगे देखो VAC कितना होगा, यानी पोटेंशियल का ड्रॉप। VAC यानी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? VA माइनस VC। कोई दिक्कत है? पोटेंशियल ड्रॉप जैसे हुआ VA माइनस VC। ठीक है, अब आगे एक बात बताओ, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ठीक है भाई, अब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? मैं ये बताऊं, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? हमें पता है कि सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं रजिस्टर्स या सेल या कुछ भी, तो टोटल पोटेंशियल क्या होता जाता है? ऐड होता जाता है, यानी V1 और V2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो पता चल जाएगा टोटल पोटेंशियल कितना है इसका VAC का, यानी जो हमने माना है इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, तो जब हम इसे करेंगे तो क्या लिख सकता हूं मैं? VA माइनस VB, यानी ये हो गया V1 यानी फर्स्ट सेल का पोटेंशियल प्लस ये सेकंड सेल का पोटेंशियल यानी कि V2। बात क्लियर है मेरे भाई? तो V1 प्लस V2 जब मैं करूंगा तो V1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, VA माइनस VB किसके इक्वल था? E माइनस IR1, तो E माइनस IR1 लिख दिया। और जो VB माइनस VC था वो किसके इक्वल था? E2 माइनस IR2। तो जब दोनों को ऐड किया तो VAC मेरा कितना आ गया? E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। कुछ नहीं किया, सिंपल E1 और E2 ब्रैकेट हटा के एक साथ लिख लिए तो ये एक साथ आ जाएगा। IR1 करके दिखा देता हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ करके दिखा देता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको ये वाली चीज। मैंने क्या किया, इनको ब्रैकेट में से हटा देता हूँ, तो ब्रैकेट में से हटाऊंगा तो ये बन जाएगा E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, ये बन जाएगा। अब सिंपली क्या करता हूँ, E1 E2 को पास में लिख लो, तो E1 प्लस E2 पास में लिखा, माइनस IR1 और माइनस IR2 ये मैंने पास में लिखा। तो देखो क्या बन जाएगा, E1 प्लस E2 और माइनस I कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? R1 प्लस R2। चेक करो वही है कि नहीं। E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2 क्लियर है मेरे भाई? नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, नोट हो गया। अब देखो एक तो हमें निकल गया VAC पोटेंशियल। अब एक और तरीके से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। मैंने बोला ना हम बार बार क्या कर रहे हैं, दो तरीके से पोटेंशियल निकालना है। एक तो पोटेंशियल हमारा ये निकल आया, या VA माइनस VC। एक और निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा हमारा। देखो यही मैं करके दिखा देता हूँ। V इक्वल टू कितना होगा, जो इसका EMF है टोटल। अभी EMF कितना है? E इक्विवेलेंट।
अब इक्विवेलेंट में से क्या माइनस कर दूं मैं? अब रजिस्टर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कंबाइन हुए हैं तो ये भी बन गया होगा आर इक्विवेलेंट, तो ई इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट कह सकता हूं, नहीं कह सकता? तो जो पोटेंशियल होगा वो ई इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट, या तो कह लो ये होगा पोटेंशियल या कह लो ये होगा पोटेंशियल, क्योंकि दोनों पोटेंशियल को ऐड करके पता चलेगा। ए और सी पॉइंट के बीच में जो आपको पोटेंशियल पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? या तो V1 प्लस V2 कर दो, वो कर दिया, ये निकल आया, या फिर एक काम कर लो, यहाँ पर टोटल वो पता कर लो ईएमएफ कितनी है और टोटल रेजिस्टेंस पता कर लो। मैं ईएमएफ में से उस वाले रेजिस्टेंस की हेल्प से पोटेंशियल का ड्रॉप करा दूंगा, यानी कि क्या लिख दूंगा? आई आर इक्विवेलेंट, सॉरी आई आर इक्विवेलेंट लिखूंगा मैं, V माइनस ई माइनस आई आर इक्विवेलेंट लिखूंगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट माइनस नहीं होगा, आई आर, क्योंकि वो भी तो पोटेंशियल होना चाहिए, ये भी पोटेंशियल वो भी पोटेंशियल। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, और जैसे पता चलेगा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है मैं ये मैथमेटिक्स कर दूंगा, वही मेरा पोटेंशियल आएगा ए और सी के बीच में। तो दो तरीके से निकाल दिया। आगे वही बात करते हैं। अब इफ वी विश टू रिप्लेस द सीरीज कॉम्बिनेशन बाय ए सिंगल सेल, यानी ये कह रहे हैं कि अगर हमारी अब इच्छा है कि हम उस सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन को एक सिंगल सेल में हटा दें, यानी पहले लगा हुआ था किस तरीके से, इस तरीके से, अब कह रहा है दोनों को एक ही बना दें, तो क्या होगा? ये हो गया ईएमएफ इक्विवेलेंट और आर हो गया ई इक्विवेलेंट, तो कितना आ जाएगा V? तो V इक्वल टू लिख सकते हैं, मैंने पहले बताया था, फिर से बता देता हूं। V को क्या लिख सकता हूं मैं? जो टोटल ईएमएफ है, यानी ई इक्विवेलेंट माइनस, अब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अब पोटेंशियल मेरे भाई क्या होगा? ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप होगा यानी कि करंट आई था आर इक्विवेलेंट, और हम सब जानते हैं ना V इक्वल टू आई आर होता है भाई, कंफ्यूज मत होना, आर इक्विवेलेंट, तो मैं इसलिए V की वैल्यू लगा रहा हूँ, V इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, तो पोटेंशियल में तो पोटेंशियल ही माइनस कर रहा हूं, मेरे को आ गया नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब एक बात बताओ, VAC इक्वल टू आ गया EEQ माइनस IREQ। अब एक पोटेंशियल वहां निकला, एक पोटेंशियल यहां निकला, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से 2 मान लो, उसे 1 मान लो, इस वाली इक्वेशन को 1 मान लो, ये लो, तो फ्रॉम इक्वेशन मान लो VAC इसके भी इक्वल है, और VAC अभी अभी निकाला हमने वो उसके भी इक्वल था, VAC इसके भी इक्वल है, तो क्या मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं? कंपेयर द लास्ट टू इक्वेशन, वी गेट कि एप्सिलॉन इक्विवेलेंट। अब एक बात बताओ, VAC इक्वल टू ये आ गया, अब वहां पे क्या था उससे मैं पहले नोट कर ले रहा हूं, उधर ही यहां नोट कर ले रहा हूं कि VAC इक्वल टू क्या है भाई, इनको ऐड किया है ईएमएफ को IR1 R2, ठीक है, ईएमएफ को ऐड किया है माइनस का VAC इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं मैं कि ईएमएफ को ऐड कर दिया E1 प्लस E2, और माइनस का आई लगा के इनको भी ऐड कर दिया R1 प्लस R2। अब देखो कहना क्या चाह रहे हैं, VAC ये भी है, VAC ये भी है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ध्यान से सुनना, कंपेयर कर रहा हूँ मेरे भाई, बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना, कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर कैसे हो रहा है कि VAC एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस, तो ये मैंने मान लिया एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है, देखो इसको माइनस लगा दिया मैंने, आई ऊपर भी है आई नीचे भी है, तो अगर आई यहां पर है तो क्या मैं कह सकता हूं REQ बचा हुआ ये पूरा का पूरा ब्रैकेट होगा, तभी तो होगा, तो IREQ लिख सकता हूं इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को, ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट REQ। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है वो तो है एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन बोल रहा हूं, ई भी बोल सकते हैं क्योंकि मुझे इसका सिंबल का नाम याद आ गया एप्सिलॉन, E1 प्लस E2 जो ईएमएफ है, तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो यही तो कंक्लूजन निकालना था कि ये होता है कंक्लूजन, जब भी आपके जो सेल्स हैं वो सीरीज में कंबाइन किए जाएं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कंक्लूजन, अब सुनो रिजल्ट, कि अगर आपके सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो जो आपका सेल्स का ईएमएफ है वो सिंपली ऐड होता जाएगा। कितने सेल अभी किए थे हमने सीरीज में? 2 सेल, तो E1 प्लस E2, अब 3 होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3, 4 होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, 5 होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5। आई बात समझ? ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट, यानी मान लो सेल जुड़ते जा रहे हैं 1 2 3 4, भैया इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी, ऐड करते जाओ, तो आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने आपके सेल्स हों। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझ आ गया, जब भी सेल सीरीज में कनेक्ट होंगे इनके ईएमएफ को ऐड कर दो और उनके रेजिस्टेंस को भी आप ऐड कर दो, फिर उसके अकॉर्डिंग जो करंट वगैरह निकालना है वो आप फॉर्मूलेस लगा के निकाल सकते हो। उसका भी मैं डेरिवेशन कराऊंगा कि मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है, पर अभी मैं क्या बता रहा हूं कि जब सेल्स कंबाइन हो रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब आपको पता चल गया ऐड हो रहा है। तो जो शुरू में मैंने एक बात बोली थी ना कि यार मेरे पास ना 2-3 सेल पड़े हैं, एक 5 वोल्ट का है, एक 6 वोल्ट का है, और मेरी इच्छा थी
कि मुझे ना यार 11 वोल्ट का चाहिए, तो एक तो तरीका है जाओ दुकान पे और ले आओ 11 वोल्ट का। अब आपको पता चल गया जब सीरीज में कंबाइन होते हैं तो ऐड होते हैं, तो कर लो ऐड। एक सेल है 5 वोल्ट का, एक सेल है 6 वोल्ट का, सीरीज में कंबाइन करो मिल गया 11 वोल्ट का। क्लियर है? तो ये फायदा हुआ हमें सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने का। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, फिर आगे पैरेलल बताता हूं। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात होती है हमारी कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सेल्स इन पैरेलल, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पहले तो ये समझना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखता कैसा है। सीरीज में कैसा दिख रहा था, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल, एक टर्मिनल दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल। अब पैरेलल में क्या होता है, व्हेन द टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट, यानी आपके पॉजिटिव एक पॉइंट से कनेक्ट हो, यानी सेल 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4, इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, सबके पॉजिटिव एक सिंगल पॉजिटिव से कनेक्ट है, और इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव, ये सारे के सारे एक सिंगल नेगेटिव से कनेक्ट है। तो हम इस टाइप के कॉम्बिनेशन कहते हैं पैरेलल। उसमें क्या होता था, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, पर यहाँ क्या है, पॉजिटिव 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 एक साथ कनेक्ट है, नेगेटिव 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 एक साथ कनेक्ट है। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, तो पहले तो आपको समझ आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या। फिर इसमें भी निकालेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम सेल्स का कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ई बढ़ेगा या ई घटेगा, क्या रेजिस्टेंस के साथ होगा, वो सारी बातें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, सपोज टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, दो सेल मान लिए E1 और E2, देखो पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल क्यों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने क्या बोला था, इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव सिंगल से होने चाहिए, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सिंगल नेगेटिव, तो इसीलिए इस टाइप के कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल। एक सेल इसका पॉजिटिव एक कॉमन पॉइंट पर, इसका नेगेटिव एक कॉमन पॉइंट पर। क्लियर है? तो ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमने माने दो सेल है, एक का ईएमएफ E1 है, एक का ईएमएफ E2 है, और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन टू पॉइंट्स। डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, यानी एक सेल का ईएमएफ है E1, एक सेल का ईएमएफ है E2, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 यानी जिसका ईएमएफ E1 है, और एक सेल का रेजिस्टेंस है R2 यानी कि जिसका ईएमएफ E2 है। ओके, सपोज द करंट I1 I2 फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल फ्लो टुवर्ड्स द जंक्शन B1, यानी इन्होंने मान लिया कि जो करंट फ्लो कर रहा है आपका, क्या कर रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे करंट फ्लो कर रहा है कि भाई यहां से निकल रहा है जंक्शन B1 पे और B2, ये जंक्शन हो गया B2। Suppose the current I1 I2 from the positive terminal of the two cell flow towards the junction B1 and current I flow out. Since as much charge flow is in and charge flow out we have, यानी जो टोटल करंट होगा इस सर्किट के अंदर, सीधी सी बात ये है कि C से करंट निकल रहा है। ठीक है, C से करंट निकल रहा है तो एक करंट ऊपर गया I1, एक करंट नीचे गया I2, B1 से निकला। ठीक है, और यहाँ पे B2 मान लो, B2 से निकला B1 की तरफ जा रहा है, I1 करंट इधर गया, I2 करंट यहाँ गया, तो क्या होगा, I1 I2 वापस से I बन जाएगा, निकल जाएगा। तो टोटल करंट पता चल गया, टोटल करंट कितना है। पैरेलल के अंदर टोटल करंट क्या होता है, जितना भी करंट गया है सबको ऐड कर लो। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है। वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, नोट डाउन कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं कि भाई as the two cells are connected in parallel between the same two points B1 and B2, हमने देखा कि दो सेल्स हमारे कनेक्ट हैं B1 और B2 पे। यहाँ पे भी थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ये दो सेल्स हैं, ठीक है, इनका एक कनेक्शन है, ये B1 पॉइंट मान लिया है और ये हमारा B2 पॉइंट मान लिया है। ये एक बार चेक कर ले रहा हूँ, B1 B2 यही है, B1 B2 उधर वाला B2 है। ठीक है, ये B2 है और ये हमारा B1 है। ठीक है, ये B2 B1 है। करंट हमारा आ रहा है इस साइड से, I करंट आ रहा है, इधर गया I1, इधर गया I2, I1 I2 कितना हो गया, I1 और I2। क्लियर है मेरे भाई? तो मैंने अभी डायग्राम बनाया है, अब इसे समझते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब हमें क्या करना है आगे, हमें ये तो पता है कि इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर जो टोटल करंट है वो I1 प्लस I2 का सम ही होगा। यानी अगर I करंट एंटर हुआ है और यहाँ पे I1 गया, यहाँ I2 गया, तो जो बाहर करंट निकलेगा वो I करंट ही निकलेगा B1 जंक्शन पे। ठीक है भाई, अब आगे as the two cells are connected in parallel between the same two points B1 and B2, the potential difference V across the both cell must be same। अब आप ये भी जानते हो कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा मेरे भाई, सेम होगा। ठीक है,
पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है सीरीज में क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता था, करंट सेम होता था। ये आपने 10th में भी ये बात पढ़ी हुई थी रजिस्टर के साथ में भी, और यहाँ पर भी सेम है कि अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो करंट अलग अलग होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अगर इस बैटरी का ईएमएफ ई है, अगर इस बैटरी का ईएमएफ ई है तो इसको भी ई मिलेगा, भले ही मैंने ई1 बोला था, ई1 इक्वल टू ई होगा, भले ही मैंने इसका ई2 बोला था, ई2 इक्वल टू ई होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो दोनों को सेम पोटेंशियल मिलेगा। आगे बात करूं, ठीक है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल इज, फर्स्ट सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, कितना होगा, VB1 माइनस VB2, VB1 माइनस VB2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VB1 माइनस VB2, जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, तो VB1 माइनस VB2 कितना होगा, अब खुद सोचते हैं, VB1, अब एप्सिलॉन कितना है, E1, इसका मैंने क्या माना, EMF E1 माइनस, अब इसका जो रेजिस्टेंस है, मैंने इसका रेजिस्टेंस माना था R1, इसका रेजिस्टेंस मैंने माना था R2, अब कितना होगा, यहाँ करंट कितना गया मेरे भाई, I1, ध्यान से समझना कहानी को, भले ही EMF सेम है लेकिन अभी मैं फिलहाल E1 E2 से डिनोट कर रहा हूँ, बाद में मैं E लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका EMF E1 माना, रेजिस्टेंस R1 है, इसका EMF E2 माना, इसका रेजिस्टेंस R2 है। ओके, यहाँ जो करंट गया I1। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 V2 में, VB1 में, यहाँ VB1 कितना होगा, तो जितना इसका EMF है E, यानी जो इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिला हुआ है E माइनस जितना यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप कितना होगा, अगर करंट गया I1 और इसका रेजिस्टेंस है R1 तो पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू होगा I1 और R1, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा I1 R1, तो मैंने माइनस कर दिया E1 में से I1 R1, तो क्लियर है, I1 मेरा निकल आया, यहाँ से I1 निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, E1 माइनस V, क्योंकि देखो V इक्वल टू था E1 माइनस R1, यहाँ करके दिखा देता हूँ, ये इस ऐसे ध्यान दो, V इक्वल टू कितना है मेरा, E1 माइनस IR1। अब यहाँ से क्या करना है मेरे को, I1 निकालना है, E1 माइनस IR1, तो E1 निकालना है, तो मैं I1 R1 को इधर ले आता हूँ, I1 R1 को, तो यहाँ हो जाएगा E1 माइनस का V, तो I1 क्या हो जाएगा मेरा, E1 माइनस का V अपॉन R1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, बहुत छोटा सा हो गया, समझ आ गया है कि नहीं आ रहा है, बताइए, समझ आ गया होगा, फिर से मैं थोड़ा सा बड़ा इधर लिख दूंगा, आगे समझाऊंगा तब, मतलब समझाऊंगा क्या, मैंने वही लिखा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, E1 इक्वल टू जो मेरा निकला ना छोटा सा, वो E1 यही निकला, E1 माइनस V अपॉन R1, कैसे आया, इस वाली चीज को, V इक्वल है किसके, E1 माइनस IR1 के, तो मैंने जब I1 निकाला तो मेरा निकला E1 माइनस V अपॉन R1, क्लियर है, यानी इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो मेरा निकल आया इन टर्म ऑफ EMF E1, ठीक है, और V क्या है आपका, जो पोटेंशियल आपका ड्रॉप हुआ, V क्या है आपका, जो पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हुआ है आपका, किस पे, ये सेल 1 पे। आगे बढ़ते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ E2, अब बात करेंगे इधर E2 वाले, सेम बात होगी E2 पे भी, E2 पे सेम बात कैसे होगी, ध्यान से समझना, इस वाले सेल का जितना EMF है माइनस का जितना यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा जितना करंट आ रहा है, यानी कि I2, यानी जिसका रेजिस्टेंस है R2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ होगा E2 माइनस IR2, सेम जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा E2 माइनस I2R2, क्योंकि यहाँ करंट I2 आ रहा है। तो आगे देखते हैं कि भाई VB1 जो पोटेंशियल दूसरे वाले सेल में निकला है, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम साफ साफ बना देता हूँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, या हो सकता है कुछ चीजें स्किप कर गई हो, ठीक है, फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। देखो एक सेल है ये रहा और एक सेल है ये रहा, ठीक है, अब हमने क्या किया था, इनको कनेक्ट कर दिया एक से, इसको कनेक्ट कर दिया एक से, ठीक है, जिन्हों को अब तक समझ नहीं आया एक और मौका है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं, इस वाले पॉइंट को समझ लोगे ना, VB1 कैसे निकला, V वाला, वो पुराना वाला भी समझ आ जाएगा, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे मैंने एक क्या लगा दी थी, बैटरी लगा दी थी, ठीक है, अब हुआ क्या था यहाँ पे कि इसका मैंने ये माना था E2, इसका मैंने माना था E1, ठीक है, अब E1 E2 माना था, हालांकि ये इक्वली होंगे इसके E के, वो बाद में बात कर लेंगे। ऊपर करंट गया था मेरा I1, नीचे करंट गया था मेरा I2, इन्होंने जो करंट भेजा था I भेजा था, I1 हम अभी भी निकाल चुके, I2 निकालना सिखा रहा हूँ। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जो V होगा, VB1 बोला है इन्होंने, क्या बोला है, VB1, ये मैंने मान लिया B1, ये मैंने मान लिया B2, जो VB1 होगा पोटेंशियल B1 पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अब ध्यान से समझना, VB1 जो होगा वो कितना होगा, VB1 माइनस VB2, ठीक है, VB1 माइनस VB2, ओके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब एक बात बताओ कि भाई VB1 माइनस VB2 आपने लिख लिया, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ,
B1 से B2 यानी यहाँ से करंट गया इस जगह तक, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। अब पूछोगे कौन सा वाला निकालना है सर, क्योंकि ऊपर भी गया नीचे भी गया। अब ऊपर वाला अभी भी निकाल दिया था, नीचे वाला निकालते हैं। अब देखो ध्यान समझना कि कितना हो जाएगा, जितना इसका पोटेंशियल है E2, जितना इसका पोटेंशियल है E2 माइनस इसके अंदर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मैंने मान लिया इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V डैश, कितना मान लिया, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1 या V डैश। अब पोटेंशियल ड्रॉप V1 हुआ कैसे निकालोगे, पोटेंशियल फॉर्मूला पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जितना इसमें करंट गया यानी कि I2 और जितना इसका रेजिस्टेंस था यानी कि R2, तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो क्या मैं अगर EMF E2 में से इसको माइनस कर दूं तो पता चल जाएगा मुझे नेट पोटेंशियल यहाँ कितना है। ठीक है भाई, तो जब मैंने E2 में से IR2 माइनस किया तो पता चल गया नेट पोटेंशियल यहाँ पे V है। नेट पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, V है, E2 माइनस IR2। क्लियर है मेरे भाई। आगे अगर यहाँ से मैं I2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो कैसे निकलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे भाई कि जो हमारा V है, जो हमारा V है वो किसके इक्वल है, E2 माइनस I2R2 इसके इक्वल है। अब एक बात बताओ, अगर किसी को I2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इधर ले आता हूँ मैं, I2R2 को मैं इधर ले आया तो E2 माइनस का V इधर पहुंच गया, V उधर पहुंचा दिया, I2R2 को मैं इधर ले आया। तो अगर यहाँ से मैं I2 की वैल्यू निकालूँ तो कितनी निकलेगी, E2 माइनस V पहले से था, नीचे आ गया R2, E2 माइनस V अपॉन R2, तो वही लिखा है E2 माइनस V अपॉन R2, लिखा है कि नहीं लिखा है। आगे बात समझ में, I2 कैसे निकला, सेम ऐसे ही I1 निकाला था, I2 निकल आया E2 माइनस V अपॉन R2। क्लियर है मेरे भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिर से बता दे रहा हूँ। E2 आपका क्या है, जो EMF है, और V कितना है आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, V वो है जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वहां पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। हेंस I जो टोटल करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के। जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा, I1 प्लस I2 के। तो E1 माइनस V अपॉन R1, ये I1 की वैल्यू थी, प्लस E2 माइनस V अपॉन R2 की थी, E2 माइनस V अपॉन R2 की। क्लियर है, तो दोनों का करंट हमने जब ऐड किया तो कितना आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब आगे का स्टेप ध्यान से समझना, यहाँ तक तो समझ आई गया, इसे रफ कर देता हूँ। देखो मेरे, अब आगे ध्यान से समझना, अब आगे हम क्या करने वाले हैं। अब आगे क्या करने वाले हैं, E1 अपॉन R1, इसे मैं अलग लिख लूँ, कोई दिक्कत किसी को, इसे मैं ऐसे लिख दूँ, E1 बाई R1 माइनस V1 V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 और माइनस V अपॉन R2। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, कोई दिक्कत किसी को, लिख सकता हूँ भाई। E1 बाई R1 और V बाई R1 अलग अलग तोड़ दिया, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 अलग अलग तोड़ दिया मैंने, और E2 बाई R2 और V बाई R2 ये अलग अलग तोड़ दिया मैंने। एलसीएम लेके तो ये आया होगा, इसका एलसीएम लोगे तो वापस से ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल मैथ्स है। अब एक काम करो, इसको मैं पास पर लिख सकता हूँ, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको उधर लिख दो, माइनस का V अपॉन R1 और माइनस का V अपॉन R2 लिख सकता हूँ, वही यहाँ किया। क्लियर है। अब E1 E2 को अलग ब्रैकेट में लिख लिया। अब जैसे ही यहाँ ब्रैकेट आएगा, अगर माइनस बाहर आ गया तो अंदर प्लस बन जाएगा, हम सब जानते हैं। तो जैसे ही माइनस बाहर आया और इन्होंने V भी कॉमन ले लिया, और क्या ले लिया कॉमन, V। तो जब V कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा भाई, V बाहर आएगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो क्लियर है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, माइनस कॉमन ले लिया था यहाँ से अंदर से, इसलिए प्लस हो गया, क्योंकि देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, वहाँ भी माइनस है। क्लियर है, ये स्टेप बिल्कुल क्लियर हुआ कि कैसे आया टोटल करंट आई, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया भाई। V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब देखो हमने ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हमने E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 ऐसे लिख लिया, इसको सेपरेट कर दिया। अब आगे की बात क्या है कि ये I इक्वल टू चल रहा है हमारा, I इक्वल टू तो चल रहा है, देखो I इक्वल टू तो ये था, हमने ऐड किया था। अब ध्यान से समझना कि मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, पहले तो अब इनका एलसीएम ले लो। अब इनका क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम आपको पता है R1 R2 कितना आएगा, R1 R2। तो जब एलसीएम लोगे तो ऊपर बन जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही सेम इनका भी एलसीएम ले लेंगे हम, किसका, V R2 माइनस R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, यहाँ भी हो जाएगा माइनस V। एलसीएम ले लो, R1 R2 कितना आएगा, R1 R2 का एलसीएम R1 R2 आएगा, R1 से R1 गया, ऊपर पहुंचा R2 प्लस R1। बात यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो सेम स्टेप ये वाला लिख दिया है कि भाई ये वाला स्टेप जो है आपका E1 भाई R1, ये तो आ गया आपका इधर, और जो ये वाला स्टेप है वो आपका आ गया इधर। अब आगे की बात और ध्यान से समझना कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि ये I माइनस कैसे कर दिया, देखो ध्यान समझना, क्या मैं काम कर सकता हूँ इस वाली चीज को इधर ले जाऊं और I को इधर ले आऊं, तो ध्यान समझना क्या हो जाएगा, V1 अपॉन R1। पहले से रफ कर देता हूँ फिर समझ और अच्छे से आ जाएगा। देखो यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया था। अब आगे की बात करता हूँ थोड़ा सा
कि अब एक बात बताओ, अब एक काम करूं मैं, इसको इधर पहुंचा दूं, इसको इधर पहुंचा दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये नेगेटिव है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये मेरा बन गया v ब्रैकेट में। अब मैंने एलसीएम पहले ले लिया था, यहाँ पे एलसीएम फिर से लेके दिखा देता हूँ। R1 R2 का मैंने एलसीएम लिया, R1 R2, R1 से R1 गया तो ऊपर बचेगा R2 प्लस R1, ठीक है, माइनस ब्रैकेट क्लोज। अब आगे जब हम करेंगे इसे, तो आगे जब करेंगे तो इक्वल का साइन लगेगा, ठीक है। इक्वल का साइन क्यों लगा रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि फिर से बता रहा हूं, इसको तो मैं इधर ले गया, इस वाले पार्ट को सॉल्व करके। सॉल्व कैसे किया, R1 R2 का एलसीएम लिया, R1 R2 का एलसीएम R1 R2 आया, ऊपर आ गया R2 प्लस R1, तो V R2 प्लस R1 बाई R1 R2, इसको मैं इस साइड ले गया। तो जब ये नेगेटिव है तो पूरा का पूरा उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब I को इधर ले आया, तो जब ये सॉल्व किया था मैंने तो कितना आया था, E1 R2 E2 R1 R1 R2, तो ये स्टेप क्लियर हो गया। तो I तो इधर आ गया, E1 E2 प्लस E2 R1, ये इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया है, कंफ्यूज मत होना। E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, क्लियर है। अब क्या किया, I को इधर लिया तो माइनस का इधर बच गया हमारा ये इधर वाला। अब यहां से अगर हम क्या करें, V को इधर ही रहने दें, बाकी सारी चीजें भी इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, और V इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 भाई R1 प्लस R2। अब देखो ध्यान से एक बात समझना कॉन्सेप्ट को, V को मैं इधर ले आ रहा हूँ, V इक्वल्स टू सब कुछ इधर ले आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है मेरा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 माइनस का I, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, इसका डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से देखो जो मैंने लिखा है उस बात को ध्यान से देखो, मैंने V को अकेला छोड़ दिया, R1 R2 को इधर पहुंचाया, तो R1 R2 तो ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में, और जो चीज ऊपर थी वो नीचे आ गई डिवाइड में, क्लियर है। अब अंदर सॉल्व करते हैं। अब देखो V इक्वल्स टू कितना आएगा, ध्यान से समझना। जब R1 R2 यहाँ आएगा तो R1 R2 इस वाले R1 R2 को काट देगा, इतना तो पता है ना यार कि ब्रैकेट के अंदर दो चीजें, तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ये बात तो मानते हो ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो मैं ध्यान से समझना, R1 से R1 R2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, E1 R2 प्लस E2 R1, और नीचे वाला जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो बचेगा। तो यहाँ स्टेप आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड में R1 प्लस R2 आ गया, माइनस क्या है, माइनस। अब एक बात बताओ, यहाँ पर आगे का कॉन्सेप्ट क्या होगा, I। अब मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली क्या बन जाएगा, R1 R2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो I R1 R2, नीचे आ जाएगा एज इट इज R1 प्लस R2, क्योंकि भैया R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, इसका मतलब I से भी तो होगा, जब इससे कर दिया माइनस I से कर दिया। अब देखो वही आ गया जो लिखा हुआ है कि नहीं, E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, फिर आगे माइनस माइनस I R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। वीडियो को पॉज करके पहले अच्छे से नोट डाउन कर लो, कोई भी डाउट हो नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन कर दो कि भाई इस वाले पॉइंट पर डाउट आ रहा है, जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से नई वीडियो ले आऊंगा, लाइव आके समझा दूंगा, जैसे भी होगा वैसे समझा दूंगा, क्लियर है। वीडियो को पॉज करो, एक बार मैं कहूंगा अगर नहीं समझ में आई हो ना फिर से रिपीट करके देख लेना, जरूर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो पहले पूरा नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है मेरे भाई, नोट डाउन हो गया। अब आगे बात कर लेते छोटी सी। अब हमें क्या पता चल गया, हमें V पता चल गया, ठीक है, जो पोटेंशियल है वो पता चल गया, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। अगर हम बोले आगे इफ वी विश टू रिप्लेस द पैरेलल कॉम्बिनेशन बाय अ सिंगल सेल, तो जो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसको हम रिप्लेस करना चाहें सिर्फ एक सिंगल सेल से, तो क्या करेंगे, इसका जो ईएमएफ आ जाएगा यानी ई इक्विवेलेंट, जो ईएमएफ इक्विवेलेंट, और जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आर इक्विवेलेंट, तो कितना होगा, तो इन्होंने बोला जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना होगा, ई इक्विवेलेंट, यानी कि जो टोटल ईएमएफ है, ठीक है, यानी माइनस आई आर ई क्यू। अगर इसका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हो गया पैरेलल में कंबाइन करने के बाद, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। कंपेयरिंग द लास्ट टू इक्वेशन वी गेट, जब हमने लास्ट टू इक्वेशन कंपेयर किया, लास्ट इक्वेशन क्या है वो मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ कि v इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1, v इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पे v इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, एक तो ये है हमारी, और माइनस यहाँ पे I के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है R1 R2 प्लस R1 प्लस R2, ये हमारी पुरानी वाली इक्वेशन है, ठीक है, V की। अब एक बात बताओ, ये कह रहे हैं V और इस V को दोनों को क्या कर लो,
कंपेयर कर लो। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान समझना, ई इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया, इस पूरे के इक्वल। इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, E1 R1 प्लस E2 R2 R1 प्लस R2, तो वही लिख दिया कि जो टोटल ई इक्विवेलेंट होगा जब आपने सेल पैरेलल में कंबाइन किए हुए हैं वो इतना होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। क्लियर है? तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए आया, ये एक्सप्रेशन आपके उन दो सेल के लिए आया जिनका ईएमएफ आपने E1 E2 माना था और उनको आपने पैरेलल में कंबाइन किया था। तो E1 E2, ठीक है। अब अगर एक बात बताओ, आगे की बात कर रहे हैं आई, तो आई तो इन्होंने एज इट इज लिखा रहने दिया, वहां भी लिखा हुआ है आई, ये रहा आई। अब आर इक्वलेंट कितना हुआ, इसके इक्वल जो बचा हुआ है, तो आर इक्वलेंट किसके इक्वल हुआ, तो लिख दिया R1 R2 बाई R1 प्लस R2। यानी क्लियर है मेरे भाई? तो ये आपका था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए कि आपका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है उस पर और आपका जो रेजिस्टेंस है सेल्स का इंटरनल, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो दोनों एक्सप्रेशंस आपके सामने हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई भी कॉन्सेप्ट मिसिंग हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।